चलो देखो, अरे उसको पर ध्यान मत दो, तुम लोग दो ध्यान बोर्ड पर और हम तुम लोग पर ध्यान देते हैं, और नौकर चक्कर में सब खराब हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से सुनो। अब तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ का पहला चैप्टर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी के बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, टोटल कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न है? 74। वो 74 देखेंगे, और वो 74 मात्र कितने तरह का आएगा? 8 तरह का। यही 8 तरह का क्वेश्चन आएगा, इससे फालतू नहीं आएगा। तो 8 तरह के अगर जो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो तुम्हारा 74 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। समझ रहे हो बात के? यही 8 क्वेश्चन को हम लोग को कवर करना है। और सब्जेक्टिव में कितने तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो मात्र 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई और प्रश्न नहीं पूछेगा। इतना कवर कर लिए तो हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संख्या देख लेते हैं, क्योंकि इस पर भी आधारित प्रश्न पूछता है। अंक किसको कहते हैं? अंक क्या क्या होता है? 0, 1, 2, 9, बस टोटल 10 अंक होते हैं, टोटल 10 अंक। और इन्हीं अंक से जो मिलकर के बनता है उसको हम लोग कहते हैं संख्या। एक अंक की संख्या तो यही हो गया 9 गो, एक अंक की संख्या यहां से यहां तक, फिर 2 अंक की संख्या कहां से कहां तक? एक अंक की संख्या 1 से 9 तक, फिर 2 अंक की संख्या 10 से 99 तक, 3 अंक की संख्या कहां से कहां तक? 100 से 999 तक। समझ रहे हो? तो ये हो गया सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, सबसे छोटा सबसे बड़ा, मतलब कि 2 अंक में, 3 अंक में सबसे छोटा 100 और सबसे बड़ा 999। तो इस तरह से संख्या जानते हो। संख्या मिलनी 2 तरह के होता है, एक होता है वास्तविक संख्या और दूसरा होता है काल्पनिक, जिसको अवास्तविक भी कहते हैं। लेकिन हम लोग को काल्पनिक संख्या के बारे में पढ़ना नहीं, हम लोग को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है वास्तविक संख्या के बारे में। तो जितने भी संख्या है, नीचे में जितना संख्या लिखा गया है वो सारा का सारा वास्तविक संख्या है, सारा। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? तो अवास्तविक पहले समझ जाते हैं। अवास्तविक रूट के अंदर में माइनस रहता है, और जब रूट के अंदर में माइनस आ गया था इसको कहते हैं अवास्तविक, और ये हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो हम लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकता है, जैसे 0, 2, √5, √4, ये सब वास्तविक संख्या है। समझ रहे हो? वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों आता है। ऐसे सबका हम परिभाषा लिखा चुके हैं, वो तो बताने का जरूरत है नहीं, बस एक बार शॉर्ट में रिवीजिंग करा दे रहे हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इसके बाद देखो, तो हम आगे यही लिख दिए हैं कि वास्तविक संख्या के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। परिमेय बताया होंगे, क्या बताए होंगे इसमें कि पी वाई क्यू के रूप में रहता है, और क्यू 0 के बराबर नहीं होता है, और पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। या सिंपल सा ये भी लिखाए होंगे कि जो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए, जैसे √4 निकल जाएगा, इसका वर्गमूल कितना आएगा? 2, तो ये परिमेय संख्या है। 3 परिमेय है, 4/5 परिमेय है, 0 परिमेय है। ठीक है, लेकिन अपरिमेय किसको कहेंगे? तो अपरिमेय कहेंगे जिसका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता है। तो जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, इस तरह से हो सकता है आगे। ठीक है, और ई परिमेय और अपरिमेय पर आधारित प्रश्न पूछता है, जो कि हम पहला यही दिए हैं, संख्या पर आधारित प्रश्न, और इसमें मुख्यतः परिमेय और अपरिमेय ही पूछता है। इसमें थोड़ा सा सोल्व करके लिखना रहता है, जैसे कह देगा कि 24/√6 ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? कुछ क्या परिमेय भी लग रहा होगा, काहे लग रहा होगा कि 24 का वर्गमूल नहीं निकल रहा है और √6 का भी वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तो ये अपरिमेय हो गया। पर ऐसे अनथाई नहीं बोलना है, थोड़ा सा इसको सोल्व करना है। अब दोनों रूट में है, तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं? पूरे का रूट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 बार में कट गया, √4 और 4 का वर्गमूल कितना? 2। तो ये रूट हट गया ना, तो ये कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। तो यही हम लोग को ध्यान रखना है, ऐसे अनथाई नहीं बोल देना है कि परिमेय होगा या अपरिमेय।
अगर जो एक से ज्यादा संख्या दिया तो पहले उसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे कि वो परिमेय आ रहा है या अपरिमेय। अगर जो रूट हट गया तो परिमेय, और रूट नहीं हटा तो अपरिमेय। ठीक है। इसके बाद परिमेय संख्या को ही निम्न भागों में हम बांट दिए, या कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या ही ये सब है। ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले हम लिए हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? तो गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कितना से स्टार्ट करते हैं? 1 से, कि कोई 0 से भी स्टार्ट करते हो। जैसे अब 3 गो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, बॉल रखा हुआ है, तो गिनोगे तो कितना से गिनोगे? 1 2 3, यही नहीं गिनेंगे कि 0 गिनेंगे 0 1 2, नहीं ना। तो हम लोग गिनती स्टार्ट करते हैं कितना से? 1 से। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्या। 1 2 3 4, चाहे जितना तक चल जाए, 1000 2000 जो भी आ जाए, समझ रहे हो। तो इसके बाद पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या में क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा आ जाता है और वो है 0। तो 0 के बाद सब 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, 100 का हो 200 का हो, सब आ जाएगा इसमें। तो ध्यान से देखोगे तो सारा का सारा प्राकृत संख्या इसमें आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन क्या सभी पूर्ण संख्या उसमें है? 0 नहीं है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ देता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? तो कहेंगे हाँ। लेकिन कह देगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? तो कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 0 इसमें है और इसमें नहीं है, इसलिए सारा पूर्ण प्राकृत नहीं है। कौन नहीं है? तो 0 नहीं है। पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं? तो धनात्मक को, ऋणात्मक और शून्य, ये तीनों को हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। अब ऐसा नहीं है कि एकदम लगातार लिखा हुआ है, कुछ भी कहते। जैसे कह देगा इसका एग्जांपल में -4 है तो कहेंगे हाँ, -10 है तो कहेंगे हाँ, कहेगा 0 है तो कहेंगे हाँ, 15 है तो कहेंगे हाँ। तो इसमें प्लस वाला, माइनस वाला और 0 तीनों आ जाता है। किसमें? पूर्णांक संख्या में। और इसको एक नंबर लाइन पर दिखाया जाता है। नंबर लाइन मतलब समझते हो? संख्या रेखा, ये संख्या रेखा, लास्ट में अनंत, यहाँ प्लस में इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, और बीच में रहता है 0। इधर में हम लोग दिखाते हैं प्लस वाला और इधर में दिखाते हैं हम लोग माइनस वाला। एक और बात को याद रखना है, जैसे हम कहते हैं 4 बड़ा है कि 8? 8 बड़ा है। लेकिन हम कहते हैं -4 बड़ा है कि -8? तो -4। माइनस में जितना छोटा वो उतना ही बड़ा। और इसका कारण क्या है? कारण बस यही है कि इधर से इधर जाने पर बढ़ते जाता है संख्या। जैसे 0 के बाद 1 2 3, इसके पहले आ जाएंगे तो -1 -2 -3। तो छोटा कौन है? -3 छोटा है, एरा से बड़ा -2, इससे बड़ा -1, इससे बड़ा 0 1 2 3 बढ़ते जा रहा है। सवाल पूछते हैं फिर से, -5 बड़ा है कि 0? तो 0 बाद में आया है तो 0 बड़ा है। 0 जो है, इधर से कर दिए, जो 0 है वो बड़ा है। माइनस वाला से बड़ा होता है 0, प्लस वाला तो बड़ा है ही है माइनस वाला से, 0 भी बड़ा होता है माइनस वाला से, याद रखना। ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद सम संख्या, मिटा रहे हो? सम संख्या किसको कहते हैं? तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसी को हम लोग कहते हैं सम संख्या। और यह स्टार्ट कितना से होगा? 2 से। 2 हो गया, 4 6 8 10 12। जिसके अंत में क्या क्या होना चाहिए? तो जिसके अंत में रह गया, क्या क्या रह गया? 0 2 4 6 8। तो ये सब 2 से कट जाएगा। जैसे एक बड़ा सा संख्या ले लेते हैं, कटेगा या नहीं कटेगा? कट जाएगा। हम लास्ट में ले लिए 2, कटेगा कि नहीं कटेगा? हम इसके जगह पर ले लिए 8, कटेगा या नहीं कटेगा? तो ये अंतिम संख्या अगर जो 2 से कट गया तो पूरा कट जाएगा। इसके बाद विषम संख्या। विषम संख्या किसको कहते हैं? तो जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है उसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। जैसे 1 हो गया,
इसी तरह से अब है भाज्य संख्या। भाज्य कहें या कहें यौगिक, एक ही बात है, ठीक है। और भाज्य संख्या किसको कहते हैं? हमको पता है परिभाषा लगभग सबको याद होगा। अरे नहीं, शॉर्ट में सुनो, सिंपल सा समझो कि जो किसी से भी कट जाए, जो किसी से भी कट जाएगा तो उसको कहेंगे भाज्य। आप कहोगे कि एक से तो सब कोई कट जाता है, तो क्या सब भाज्य है? तो नहीं, एक को छोड़कर। और अपने आप से भी तो सब कट जाता है। जैसे हम कह दिए दू के बारे में, तो दू से तो कटवे करेगा, और अपने एक से भी कटवे करेगा। एक कौन ऐसा संख्या है जो एक से न कटेगा? हम कह दिए 13, क्या एक से नहीं कटेगा? और कहा 13 से नहीं कटेगा? तो एक से और अपने आप से तो हर कोई कट जाता है। तो एक को और अपने आप को छोड़ करके, और अगर जो किसी से भी कट गया तो भाज्य, और किसी से नहीं कटा तो अभाज्य, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है 2 से, 1 से बड़ा होना चाहिए। नहीं, भाज्य अभाज्य दोनों एक कैसा संख्या है? भाज्य है क्या भाज्य है? नहीं, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। तो भाज्य और अभाज्य जो संख्या होता है वो 1 से बड़ा होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे दू के। दू किसी से कटता है? कहां से किसी से कटता? दू तो अपने आप से तो देखना नहीं है, और एक से भी निकाय कि उससे तो सब कोई कटेगा। तो दू हो गया अभाज्य। दू क्या हो गया? अब तीन किसी से कटता है? तो नहीं, तो ये भी हो गया अभाज्य। 4 कटता है तो 4 इसमें आ जाएगा, 5 इसमें, 6 इसमें, 7, 8, 9, किसी को ऐसा ना लग रहा है कि 9 इसमें होगा, 10, 11, 12, बात को समझो, बस करते हैं। तो पहला भाज्य संख्या कितना आया? 4। और यही हम मनीष से सवाल पूछे थे शुरू में कि तुमको याद है तो बताओ कि दू कैसा संख्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? तो बोल दिया था कि भाज्य है कि नहीं? तो समझ में आया ना, अभाज्य संख्या है। 2 कैसा संख्या है? अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या कितना से स्टार्ट होता है? 4 से स्टार्ट होता है। बात समझ में आ रहा है? देखो इसके बाद है भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या भी परिमेय संख्या के जैसा है। ये भी रहेगा p/q के रूप में, ठीक है। और जो q होगा 0 के बराबर नहीं होगा, और p और q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? भिन्न संख्या। हाँ, हो सकता है 4/4 लिख सकते हैं, दोनों बराबर कट गया, एक परिमेय संख्या है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है, जैसे हम कह दिए 8/6, ठीक है। अब इसमें उभयनिष्ठ क्या है? तो 8 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 आया, 2 आया और 2 आया, सिर्फ 2 ही आया। और इसमें आया 2 और 3, तो दोनों में उभयनिष्ठ है कि नहीं है? उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में से कॉमन। तो ये अभी नहीं है, ये भिन्न संख्या। लेकिन जब काट दिए 2 से 2 तक कितना बचा? 4/3, तो ये भिन्न संख्या है। क्या 4 और 3 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? नहीं। अब बताओ, समझ में आया उभयनिष्ठ का मतलब क्या है? जो भिन्न के गुना हम लोग सीखते हैं तो उसमें क्या किया जाता है? जो उभयनिष्ठ रहता है उसको काट दिया जाता है। तो बस यही करना है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड रहना नहीं चाहिए। नहीं है उभयनिष्ठ गुणनखंड तो क्या हो जाएगा? भिन्न संख्या, ठीक है। ये काम आएगा कहां पर? तो जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे ना, वहां पर, ठीक है। हाँ, तो यहां तक हो गया, संख्या सारा का सारा समाप्त हो गया। तो इतना संख्या की जानकारी रहेगा तो संख्या पर आधारित प्रश्न बन जाएगा। ऐसे संख्या पर आधारित प्रश्न जो पूछता है मेनली यही दोनों से पूछता है, परिमेय और अपरिमेय। हाँ, इसके बाद एक चीज और याद रखना है कि अपरिमेय संख्या को भिन्न संख्या में नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। परिमेय संख्या के तो बदल ही सकते हैं p/q के रूप में, लेकिन अपरिमेय संख्या को बदल नहीं सकते, वो p/q के रूप में नहीं लिखाएगा। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है भाग एल्गोरिथम, जिसको यूक्लिड एल्गोरिथम भी कहते हैं या यूक्लिड का भाग लेमा भी कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? a = bq + r, यही इसका समीकरण है। समीकरण क्या है? सूत्र का एक ही बात है, समीकरण।
अभी समीकरण आया कहां से, तो हम लोग भागा जानते हैं, जानते हो ना भागा। जैसे 4 से भागा दे दिए 15 में, कै बार में लगा, 4 तिहाई 12, अच्छा 14 ले लेते हैं, तो शेषफल कितना आ गया 2। ठीक है, तो इसमें हम लोग भाज्य किसको कहते हैं, अरे ठीक, ये हो गया भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेष या शेषफल। ठीक है, तो इसी भाज्य को याद है चेक किया जाता है भागा हमारा सही है कि नहीं है, तो हम लोग करते हैं 3 में गुना करते हैं कितना से, ये आगे वाला से, और जोड़ देते हैं कितना, 2 से। तो यही ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे तो ये जो भाज्य है, भाज्य बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, और इसी भाज्य को सूचित कर दिया गया ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से, और शेषफल को आर से। यही लिखा हुआ है, तो ये नया नहीं है, ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। नया क्या है, तो नया है इसका नाम भाग एल्गोरिथम, ये नया है, बाकी ये हम लोग पहले से ही जानते हैं। ठीक है, सबको जानता है, ये कौन नहीं जानता था, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। हाँ, तो बस इसी को ना सूचित कर दिया गया है, तो ये नया रहा कहाँ, ये हो गया तो पुराना ही। ठीक है, अब इसके बाद एक और सवाल पूछे थे, मनीष से ही पूछे थे ना, अच्छा शशि से पूछे थे कि इसमें बताए थे कि आर जो होता है 0 और बी के बीच में होता है। 0 हो सकता है, 0 के बड़ा भी हो सकता है 0 से, और बराबर भी, लेकिन बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो ये बताओ जब बी बराबर 4 होगा तो शेषफल इसका क्या क्या हो सकता है, तो क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3। क्या कभी भी शेषफल 4 आएगा, और इसको हम समझाए थे, कैसे समझाए थे, अब इसको मिटा देते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं, ये तो बस याद दिलाने के लिए था। जैसे हम ले लेते हैं 4 से ही भागा दिए 12 में, कै बार में लगा, 4 तिहाई 12, कट गया, कितना शेषफल आया, कुछ नहीं, कुछ नहीं तो 0, कुछ नहीं का मतलब हम यही 4 से भागा दे दिए अब की 13 में, तो कै बार में लगेगा, 1 आया शेषफल। अब की दे दिए 4 से भागा 14 में, कितना शेषफल आएगा, 2 आ गया। अब की 4 से भागा दे दिए 15 में, 1 2 3, अब की 4 से भागा दे देते हैं 16 में, तो शेषफल 4 आ जाएगा। यहाँ शेषफल 0, 1, 2, 3, क्या आपकी शेषफल 4 आ जाएगा, तो नहीं, अब की तो ये पूरे पूरे न लग जाएगा, 4 मरतबे 4 बार में, तो ये कट गया, शेषफल फिर से आ गया 0। तो ये जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उतना कभी भी शेषफल आएगा, या ओकरा से बड़ा कभी भी शेषफल आएगा, कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर जो b बराबर 4 है, b इसी को ना कहते हैं जरा से भागा देते हैं, तो b बराबर 4, तो शेषफल क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 हो सकता है, यही हो सकता है। हाँ, b आवश्यकता अनुसार वो बताएंगे, जब सिद्ध करने वाला लेंगे ना, तो वहां पर आवश्यकता अनुसार b का मान लेंगे। एक चीज और याद रखना है कि अगर जो सम संख्या रहेगा, कैसा संख्या रहेगा, सम संख्या, तो इसका शेषफल आएगा 0 या फिर आएगा 2। लेकिन यही विषम संख्या जब रहेगा तब इसका शेषफल क्या आएगा, तो 1 आएगा या फिर आएगा 3। यही हम लोग छाट लेते हैं जब धनात्मक सम पूर्णांक आएगा। जैसे हम एक ले लिया है ना क्वेश्चन, दिखाएं कि 4q + 1 या 4q + 3 का रूप किस रूप का होता है, विषम पूर्णांक जो है 4q + 1 या 4q + 3 रूप का होता है। तो इसमें 2 और 0 काहे नहीं है, काहे कि विषम है, विषम वाला में 1 और 3 नहीं, अति विषम वाला में 0 और 2 नहीं होगा, सम वाला में होगा 0 और 2, और विषम वाला में 1 और 3 होगा।
तो यहीं से हम लोग छाट लेते हैं, जब सम संख्या रहेगा तो जब भी शेषफल आएगा तो 0 और 2 आएगा, और विषम संख्या का शेषफल हमेशा विषम ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखो 12 कैसा संख्या था, सम संख्या, तो देखो शेषफल 0 आया है। जब हम लोग ले लिए 13 कैसा संख्या ही हो गया, विषम, तो विषम है तो शेषफल भी कैसा आया। जब हम लिए सम संख्या तो फिर से शेषफल कैसा आया, जब लिए विषम तो शेषफल कैसा आया, विषम। ठीक है, तो शेषफल के आधार पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, तो एक जगह हम लिखे भी होंगे, कहां पर लिखे हैं, देखो सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक यहाँ ऑब्जेक्टिव में लिखे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, जैसे लिख दिया, एक जगह और लिखोगे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सम पूर्णांक, इसका शेषफल कुछ है, कुछ नहीं तो 0 है, इसका शेषफल 2 है, शेषफल 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, जो प्लस में जो रहेगा वही शेषफल है ना। आर कहाँ है, आर यही नहीं, इसी को ना शेषफल बोल रहे हैं। तो प्लस के बाद जो लिखा हुआ रहता है उसी को शेषफल बोलते हैं। और अगर जो शेषफल सम संख्या है तो पूरा सम होगा, और अगर जो इस शेषफल विषम संख्या है तो कैसा संख्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। जैसे इसमें सम संख्या है तो सम पूर्णांक कहेंगे, और इसका शेषफल 1 है, 3 है, तो ये कैसा संख्या कहलाएगा, विषम कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है, सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक। इसके बाद यहां तक हो गया क्लियर। इसके बाद वही लिख दिए धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसा होता है, तो यही वाला लिख दिए, यही है धनात्मक पूर्णांक, और इसका रूप होता है BQ प्लस R का रूप पे, यही लिख दिए। ठीक है, और सम पूर्णांक रहेगा तो इसका ऐसे हम लिख दिए, एगो एग्जाम्पल के तौर पर। जरूरी नहीं है कि 4Q ही हमेशा दे, 4Q की जगह पर 2Q, 3Q, 5Q, 6Q कुछ भी दे सकता है, लेकिन जो शेषफल होगा ना, शेषफल हमेशा सम ही होगा। सम रहेगा तो सम पूर्णांक, और ये शेषफल अगर जो विषम हो गया तो उसको कहेंगे विषम पूर्णांक। ध्यान में रहेगा, अभी तुरंत इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को जानना है ये वाला फार्मूला, मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। इसमें 4 संख्या है टोटल, एगो मसा हो गया, दूसरा लसा हो गया, ये पहली संख्या और दूसरी संख्या। 4 में से कोई 3 दे देगा, 4 में से कोई 3 दे देगा, और चौथा पूछेगा। लसा पूछेगा तो मासा उधर भागा में चल जाएगा, मासा पूछेगा तो लसा उधर भागा में चल जाएगा, है कि नहीं। पहली संख्या पूछेगा तो दूसरी संख्या इधर भागा में आ जाएगा, दूसरी संख्या पूछेगा तो पहली संख्या इधर भागा में आ जाएगा। ठीक है, इसी को लिख दिए। कभी कभी 2 संख्या का गुणनफल दे देगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या ना दे करके डायरेक्ट दे देगा 2 संख्या का गुणनफल, 15 है, 20 है, कुछ कह देगा, तो दोनों के जगह पर 1 दे दिया, वैसे भी बन जाएगा। बस ये फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है। इसके बाद सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका मसा 1 होता है, जिसका मसा 1 उसको हम लोग कहते हैं सहअभाज्य संख्या। जैसे हम कह दिए 13,14, कोई इसमें उभयनिष्ठ है, कोई कॉमन है नहीं, इसका मसा 1 आएगा तो इसको कह देंगे सहअभाज्य। हम कह दिए 14,15, क्या कोई है जो दोनों के काट दे रहा है, नहीं, तो इसका मसा जब आएगा तो कितना आएगा, 1। ये जरूरी नहीं कि लगातार रहे, ये ऐसे भी हो सकता है 18,25, 21 में नहीं कट जाएगा 3 से, 18,25, इसका मसा क्या आएगा, कोई है जो दोनों को काट देगा, कोई नहीं, तो इसका मसा जब 1 है तो कैसा संख्या कहलाएगा, सहअभाज्य संख्या। बात समझ में आ रहा है, सहअभाज्य संख्या किसको कहेंगे, बात करो। इसके बाद दशमलव प्रसार, जो दशमलव प्रसार होता है वो 2 तरह के होता है, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। शांत किसको कहते हैं, जैसे हम एग्जांपल में लिख देते हैं 4.2, 3, तो ये सब शांत है। अशांत किसको कहते हैं, तो अशांत 2.33 ... 3 आ ही रहा है, 4.244 आ ही रहा है, या इसी को इस तरह से लिखा जाता है 2.3 पर रेकरिंग,
4.2 और 4 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है कि वो अंक बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। तो जब बार बार दोहराएगा तो वो शांत नहीं, अशांत है, ठीक है। और जब पॉइंट में पूरा कट जाएगा तो उसको हम लोग कहते हैं शांत। तो दशमलव प्रसार दो प्रकार के, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। तो शांत कौन होता है? तो शांत वही होता है जिसका नीचे वाला यानी कि क्यू, नीचे में क्यू ही ना कहते हैं, तो क्यू होना चाहिए किस रूप का? तो 2 के पावर n और गुने 5 के पावर n, इस रूप का होना चाहिए। मतलब कि नीचे में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या होना नहीं चाहिए। केवल 2 रहेगा चलेगा, केवल 5 रहेगा चलेगा। जैसे हम कह दिए कि ये बताओ 5/4 इसका दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? तो नीचे में देखेंगे तो नीचे में सिर्फ क्या नजर आएगा जब गुणनखंडन करेंगे? तो 2 के पावर 2, तो सिर्फ 2 ही ना है, तो ये कैसा होगा? शांत। कैसा होगा? शांत। हम कह दिए 3/125, तो ये भी कैसा होगा? क्यों? क्योंकि 3 तो ऊपर में ठीक है, नीचे में सिर्फ आ रहा है 5 के पावर 3, 5 ही ना आ रहा है 3 बार, 5 के अलावा कोई आ रहा है? तो 2 आए या 5 आए या दोनों आए, जिससे हम कह दिए 3/10, 10 को करेंगे तो 2 गुने 5, इसके अलावा और कोई है? तो कहेंगे कि ये भी कैसा है? शांत। ये भी शांत है, ये भी शांत है। अच्छा ये बताओ कि ये क्या चीज है? ये क्या है? तो सबसे पहले काट लेना है, अभी करेंगे तो 21 बटा नीचे आ जाएगा 3 गुने 5 गुने 2। चलो किसी को पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहेंगे अरे एक 3 तो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इसको अशांत होना चाहिए। अशांत तो होता अगर जो ये ऊपर वाला से कटता नहीं। काट दिया, अब नीचे में बचा 3, नहीं बचा। कहाँ बचा? जब नहीं बचा तो ये भी कैसा संख्या है? शांत है, शांत है। लेकिन हम यही कह देते कि 5/6, तो 6 का दिए तो 2 और 5 के अलावा कौन आ गया? 2 गुने 3, 3 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो यह है अशांत। पहचानने आ रहा है शांत अशांत? तो इस पर भी एक आधारित प्रश्न रहेगा। हाँ, यूक्लिड एल्गोरिथम पर आधारित हो गया, फिर मासा और लसा पर हो गया, फिर दशमलव प्रसार पर हो गया, शांत अशांत पर हो गया। समझ रहे हो बात के? या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 रहता तब भी यह कैसा होता? अशांत ही होता। 2 और 5 के अलावा नीचे में कोई होना नहीं चाहिए, तब जा करके क्या होगा? शांत होगा। और 3 और 5 के अलावा कोई भी आ गया तो वो कैसा संख्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। समझ गए? तो काट के देख लेना है, अनथाही नहीं, ठीक है। आएगा क्वेश्चन, आएगा सारा का सारा क्वेश्चन करवाएंगे। शांत अशांत सबको समझ में आ गया? अब अशांत 2 तरह के होता है, एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती उसको कहते हैं जिस पर रेकरिंग बैठाना संभव है। जैसे 2 पॉइंट बार 4 आ रहा है तो कह सकते हैं इसको 2.4 पर रेकरिंग। तो जिस पर रेकरिंग बैठाना संभव है वो अशांत आवर्ती है। लेकिन वो दशमलव प्रसार जो ना तो अंक को दोहरा रहा है और नहीं वो शांत हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं अशांत अनावर्ती। जैसे इसका एग्जांपल में कह दिए 0.22022202220। तो देखो ये आ तो रहा है लेकिन किसी भी अंक को दोहरा रहा है। अब कहोगे 2 बार बार दोहरा रहा है, लेकिन हमेशा थोड़ी ये 0 भी तो आ जा रहा है। इस तरह से आते रहेगा। खाली हम 2 पर रेकरिंग दे देंगे तो क्या सही हो जाएगा? 2 पर रेकरिंग देंगे तो खाली 2 आने लगेगा। अच्छा यहाँ 2 को दिए हैं, चलो अब सही है। तो इस तरह से आते रहेगा, तो इस पर रेकरिंग बैठाना संभव नहीं है। इसी तरह से एक और मान आता है, जैसे 22/7। 22/7 को किसको कहते हैं? पाई का मान कहते हैं।
ये 22/7 है परिमेय संख्या। कैसा संख्या है? लेकिन ये कैसा संख्या है? अपरिमेय। क्यों कहते हैं इसको अपरिमेय? ये पाई खुद भी अपरिमेय संख्या। पाई पूछे पाई क्या है? परिमेय क्या? परिमेय तो अपरिमेय। 22/7 क्या है? तो परिमेय। तो इसको अपरिमेय कहते क्यों है? क्योंकि जब 22 में भागा दोगे 7 से तो कितना बार में लगा? 3 बार में। 3 सत्ते 1 कट गया, पॉइंट बैठा 0, 7 एक आए 7, 3 फिर 0, कै बार में लगेगा? 7 28। अभी कितना आया? 2 0। अभी क्या बार में लगेगा? 2 बार में। तो जब भागा दोगे ना तो ये आते रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी अंक को दोहराए, कभी नहीं। ये ना तो पूरा कभी कटेगा और ना ही किसी अंक को दोहराएगा। और जब किसी अंक को दोहराएगा नहीं तो वैसा संख्या को कौन सा संख्या कहते हैं? अपरिमेय। अशांत अनावर्ती तो होता ही है, लेकिन जो अशांत अनावर्ती होता है उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय। यही कारण है कि इस पाई को हम लोग कहते हैं अपरिमेय। बात समझ में आया आज कि इस पाई को अपरिमेय क्यों कहते हैं? ठीक है। इसके बाद है दशमलव प्रसार से किस रूप में बदलना? p/q रूप में बदलना। p/q रूप में कैसे बदलते हैं? तो बहुत सिंपल सा तरीका है। जितना रेकरिंग उतना 9 हम लोग को लिखना है। ना भी दिख जाएगा, यहां तक दिख जाएगा, उधर में नहीं दिख रहा। चलो ध्यान से देखो, बात मत करो, ध्यान से देखो। यहां तो नीचे में है 7 पर 1 रेकरिंग है तो 1 × 9 लिखेंगे। इसमें भी 1 रेकरिंग है तो 1 × 9 लिखेंगे। इसमें 2 रेकरिंग है तो नीचे में 2 9 लिखेंगे। इसमें भी 2 पर रेकरिंग है तो 2 × 9 लिखेंगे। ऊपर में क्या लिखना है? तो ऊपर में जितना रहेगा सब लिख देना है। तो ऊपर में 7 है 7 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, 23 है 23 लिख दिए, 35 है 35। काट छाट के जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। हम काट नहीं रहे। समस्या इसमें होता है, अब इसमें 1 पर रेकरिंग है तो 1 × 9 लिख दिए, ये तो सही है। लेकिन अब ऊपर में कितना लिखें? तो ऊपर में शुरू में जितना है सब लिख दो। सब लिख दिए, 17 लिख दिए। अब इसमें से घटाना रहता है। किसको घटाएंगे? बिना रेकरिंग वाला को। तो बिना रेकरिंग वाला सिर्फ कौन है? 1, तो लिख देंगे 1। तो कितना आ गया? 16/9। ये इसका आंसर हो गया। यहां पर लिखा हुआ है 0.25, तो 1 पर रेकरिंग है तो 1 × 9, तो टोटल लिखो तो 25 ना है, माइनस बिना रेकरिंग वाला 2 ही तो है, तो कितना आ गया? 23/9। इसमें 2 पर रेकरिंग है तो 2 × 9। ठीक है। और इसमें एक चीज और जाएगा 0, यहां पर ही छूट गया ना। पॉइंट के बाद जो दशमलव है, दशमलव के बाद 1 ऊपर रेकरिंग है तो 1 × 9, और जय को खाली रहता है तय को 0 देते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ना याद रखोगे गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, 2 रहता खाली तो 2 0 लिखते हैं। हाँ, अब यहाँ पर देखो 2 पर रेकरिंग था तो 2 × 9 लिख दिए, और 1 ऐसे ही खाली है तो 1 क्या लिखाएगा? 0 लिखाएगा। ठीक है। अब ऊपर में जितना लिखा हुआ है इससे पहले सब लिख देंगे, 1 2 3, और माइनस घटाएंगे किसको? 1 को। तो कितना आ गया? 122/990। काट करके जो आएगा वो आंसर। ठीक है। इसके बाद इसमें ध्यान से देखो, इसमें रेकरिंग कैगो पर है तो 1 × 9 लिख दिए। खाली कैगो है पॉइंट के बाद? पॉइंट के बाद कैगो खाली है? 1 ही को ना, तो 1 ही को 0 लिखेंगे। ठीक है। अब टोटल संख्या लिखो, कितना है? 125 माइनस बिना रेकरिंग वाला 12। ये पॉइंट के छोड़ दो, ऐसा नहीं सोचना है कि जब पूरे लिखे गए तो पॉइंट के बाद वाला लिखेंगे या पहले वाला, नहीं, पूरे के लिखो, पॉइंट हटा करके पूरे लिखो। जब बिना रेकरिंग वाला लिखने के लिए कह रहे हैं तो उसके अलावा सब लिखो। ठीक है। तो कितना आया? 113/90 है एक जैसा दशमलव प्रसार। पॉइंट के बाद इसलिए हम थोड़ा इधर वाला अलग ले लिए हैं, 2 भाग में बांट दिए हैं।
और इधर वाला अलग। इधर में पॉइंट के बाद सब पर रेकरिंग था तो सिर्फ हमको 9 देना पड़ा, लेकिन यहां से 3 गो में देखो पॉइंट के बाद एगो पर रेकरिंग है, एगो में नहीं है। ठीक है, तो एगो 9 दिए, एगो 0 दिए। इस पर 2 गो रेकरिंग था तो 2 गो 9, एगो नहीं है तो एगो 0, एगो पर है तो एगो 9, एगो नहीं तो एगो 0। 2 गो नहीं रहेगा तो 2 गो पर 0 देंगे, 2 गो 0 देंगे। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद एक और बच्चा लास्ट रह गया है। देखो 240 दिए हैं और 100 कितना है 1120। गुणनखंडन, गुणनखंडन सबको मालूम है, लेकिन गुणनखंडन के जगह पर जब लिख देता है अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, तो बस स्टूडेंट को हो गया दिक्कत। कह दिया कि अंक गणित के मूलभूत प्रमेय से मसा और लसा निकालें। तो अंक गणित के मूलभूत प्रमेय ये क्या होता है? अब उसी की जगह पर गुणनखंडन लिख देगा तो सबको समझ में आ जाएगा। तो अब गुणनखंडन करते हैं इसका, और गुणनखंडन करके इसका मसा और लसा निकालते हैं। तो 240 है ना, 240 गुणनखंडन करो, कितना आता है? 2 से लगेगा 120, 60, 2 से 3 से, तो 2 कै गो आया? तो 2 के पावर 4 गुने 3 कै गो आया? 1 गो, और 5 कै गो आया? 1 गो। एक और कर लेते हैं 1120 का 2 से कै बार में लगेगा? ठीक है, अब इसमें 2 कै गो आया? 1 2 3 4 5, 2 आ गया 5 गो। 5 कितना आया? मात्र 1, और 7 कै गो आया? 1 गो आया। तो जब हम लोग को लिखना रहता है मसा, तो मसा कैसे निकालते हैं? तो जो दोनों में कॉमन हो जाएगा, जाएंगे चंदा मांगने, कहेंगे लो भाई चंदा दो, तो इसके पास 2 है 4 गो, इसके पास है 2 5 गो, तो ये 5 गो दे देगा। कहेगा फलानमा जितना दिया है उतने हम देंगे। हाँ समझ रहे हो, जिद्दी वाला आदमी है। हाँ बड़ा आदमी है। अब देखो तो 2 मिल रहा है, दोनों में कै गो मिल रहा है? 4 गो, तो 2 के पावर 4। 3 मिल रहा है दोनों में, तो 3 को नहीं लिख रहेंगे। 5 मिल रहा है, हाँ 1 को मिल रहा है तो 1 ही को लिखेंगे, और यही इसका क्या हो गया आंसर। गुना कर लेंगे इसको, कितना आएगा गुना करने से? तो 2 दूने के 4, 4 दूने के 8, 8 दही 80, 80 आ जाएगा गुना करने से। ठीक है, जब लसा निकालेंगे तो लसा में ऐसा नहीं होता है, जो मिलेगा उसको भी लिखना है और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिखना है, और वो भी सबसे बड़ा वाला को। जैसे 2 मिल रहा है तो दोनों लिखेंगे, लिखना एक ओके है लेकिन बड़का को लिखना है। तो 2 के पावर 3 मिल रहा है तैयो लिखेंगे और वो भी बड़का के लिखना है। 5 मिल रहा है, हाँ तो बड़का को लिखो, दोनों तो बराबर है। 7 मिल रहा है ना, तैयो 7 लिखो, बड़का के लिखो। अब इसको गुना कर देंगे, जी आया आंसर। एक और तुम लोग को मसा नहीं सिखाएं, किससे? भाग एल्गोरिथम से, जो कि सिखा देंगे जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे ना, तो वहां पर बताएंगे हाँ इसको आसानी से कैसे बनाया जा सकता है। अब बड़ा बड़ा रहता है तो उसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं बनाने में, बताएंगे उसको। बोलो ये मसा और लसा निकालना सीख गए? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब चलो पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख लेते हैं। कितना? 74, और 74 प्रश्न यही 8 गो में से मिलेगा, ये 8 के अलावा नहीं, सारा का सारा है। ठीक है, अब निकालो। कहता है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? तो 192 को अभाज्य गुणनखंड करना है। अच्छा, इस अभाज्य गुणनखंड का मतलब नहीं बताए थे। अभाज्य गुणनखंड करता क्या है? तो जो भाज्य संख्या रहता है ना,
इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देता है। देखो 240 भाज्य संख्या है, लेकिन जब इसका गुणनखंडन किए तो 2 आया, 3 आया और 5 आया। ये 2 कैसा संख्या है, 3 कैसा संख्या है, 5 कैसा संख्या है। तो जब अभाज्य, इसलिए इसका नाम अभाज्य गुणनखंड पड़ा कि करते हैं भाज्य संख्या का, लेकिन जब गुणनखंडन करते हैं तो कैसा गुणनखंडन आता है, अभाज्य आता है। ठीक है, इसलिए इसको अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब पूछ रहा है 192, मिटा दे यहां पर। तो 192 लगाओ, 2 से 2 18, 2 छक 12, 2 से 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से कै को आया 2, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छा। समझ में आ रहा है। दूसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो कैसे संख्या, अभी न बोले जितना संख्या है उस सब वास्तविक संख्या के अंदर में, और रूट के बाहर वाला सब परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय परिमेय दोनों वास्तविक है। P तथा Q अभाज्य संख्या है, तो P के पावर 3 है Q, और Q स्क्वायर Q का मासा क्या होगा। अभी हम मासा के बारे में क्या बताए थे, दोनों में से कॉमन लेना है। अब पहला संख्या दे दिया P के पावर 3 और Q, और दूसरा संख्या दिया P स्क्वायर और Q। तो बताओ कि इसका मासा क्या होगा। तो कॉमन लेंगे दोनों में से, कितना कॉमन होगा, यहाँ P Q, यहाँ P स्क्वायर, तो P स्क्वायर कॉमन हो गया। अब एक Q कॉमन हो जाएगा, तो इसको कहेंगे मासा। अगर जो लासा पूछेगा था तो ज्यादा वाला P के पावर 3 और ये भी ज्यादा वाला Q। समझ में आ रहा है। हाँ, कौन सा हो गया आंसर, बी वाला इसका आंसर हो गया। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग। एक परिमेय को जोड़ेंगे और एक अपरिमेय को, तो इसको रटे वाला चीज है। कोई भी परिमेय एग्जांपल में लो, जैसे हम ले लिए 3 परिमेय संख्या है, और कोई भी अपरिमेय संख्या लो, √2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कभी जुटेगा, क्या हो गया, रूट हट जाएगा जोड़े से, नहीं। तो ये कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो जो क्वेश्चन कहता है उसका एग्जांपल ले करके वो देखना है, और न कि रटे लगना कि परिमेय व अपरिमेय के जोड़ेंगे तो अपरिमेय वगैरह, रटने का जरूरत नहीं है, समझो इसको। ठीक है, इसके बाद 360 और 2 के पावर दे दिया कितना P, 3 के Q और 5 के R। तब पूछ रहा है P प्लस Q माइनस R कितना। तो गुणनखंडन करेंगे और देखेंगे कि पावर कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे देखो 360 जब गुणनखंडन करेंगे तो कितना आएगा, 2 से लगाते हैं 18, 2 से 9, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। 2 कै गो आया, 3 गो, 3 कै गो आया, 2 गो, और 5 कै गो आया, 1। और पहले ही से बता दिया है कि 2 के पावर P और 3 के पावर Q और 5 के पावर R। तो पूछ रहा है P प्लस Q माइनस R बराबर कितना होगा। तो P के जगह पर कितना आया, 3 आया, Q के जगह पर कितना आया, 2 आया, और R के जगह पर कितना आया, 1 आया। तो कितना आ गया, 3 2 5, 5 में से गया, यही हो गया। समझ रहे हो। फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या कितना से स्टार्ट होता है, संख्या पर भी प्रश्न पूछ रहा है। देख रहे हो, कुछ भी इरा से फालतू पूछ रहा है, यही थ्योरी है। इतना कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट, बात समझ रहे हो। आगे देखो, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, परिमेय पूछ रहा है, √25 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सा हो जाएगा, √9/27। 9 का तो निकल गया 3, 27 की निकलेगा नहीं, या काट देंगे 9 3 27, नहीं निकलेगा।
9 के यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1, तो a का मान q का मान पूछ रहा है, तो तीनों के मान में रख देंगे, a के मान निकल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? बताया पड़ेगा। चलो ठीक। फिर से पूछा 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। पहले बताए ना एगो, ये कहाँ गया? चलो पता ना कहाँ गया, हटाओ। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? फिर से अपरिमेय पूछ दिया, कौन सा होगा? अच्छा, अपरिमेय संख्या ने, हाँ नहीं वाला ध्यान देना है, नहीं वाला ध्यान देना है, ये बहुत मिस्टेक होता है। जैसे देखा कि अपरिमेय संख्या, लो अपरिमेय मार दिया शुरू में, फिर बाद में देखा अरे पूछ रहा था अपरिमेय संख्या नहीं है। इन नहीं वाला बहुत मिस्टेक होता है, इसलिए इसको ध्यान देना है। चलो आगे सुनो, इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। आगे, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए बी का लासा। अब देखो इसके जगह पर ई वाला संख्या की जगह पर ए दे दिया और इसके संख्या की जगह पर, और ये दोनों कैसा है? अभाज्य है, तो लासा निकालेंगे तो क्या आएगा? ए बी दोनों आ जाएगा। और मासा का आएगा तब मासा, मासा इसका एक ना होगा, ए और बी के दोनों अभाज्य है, अभाज्य है तो इसका अभाज्य संख्या हो गया, तो उसका मासा 1 होगा। ठीक है, बहुत बार पूछा है, कभी मासा पूछ देगा, कभी लासा पूछ देगा। चलो आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? कौन है अभाज्य? क्या कहेंगे? अभाज्य, जो किसी से नहीं कटेगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कौन होगा परिमेय? सी, साफ साफ नजर आ रहा है। √3 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। पूछ रहा है 65 तथा 117 का मासा 65 माइनस 117 के रूप में है, तो एम का मान क्या होगा? तो सोल्व करना पड़ेगा ना। चलो कर देते हैं। कहां पर मिटा दें? सूरज कैमरा घुमाए का उधर, गर्मी लग रहा है, पंखा चला देंगे और सब बेहोश हो जाएगा। ऐसे ऐसे पुष्पा झुकेगा नहीं, हम पुष्पा नहीं है, फिर टांगरी दिखाया पड़ेगा ऐसे ऐसे वाला। देखो देखो देखो, हाँ कहाँ तक हो गया? कौन वाला बताने जा रहे थे? क्वेश्चन नंबर 15। 15 में इसके मासा के बारे में कहा। किसका किसका मासा? 65 और 117 का। तो सबसे पहले 65 और 117 के मासा निकालो, कितना आएगा? तो 65 से लगावेंगे एक बार में 65, तो कितना आया? 2, 11 में से 6 गया 5, फिर क्या बार में लगेगा? एक बार में, तो कितना आ गया? फिर 52, 13 चौके 52, तो मासा कितना आया? 13। और इसका जो मासा है, ये मासा किस रूप में है? तो 65m माइनस 117 इस रूप में। कौन है इस रूप में? तो ये मासा, मासा इसी को ना कहेंगे। मासा कितना आया? 13 आया है, तो 13 इस रूप में है, मतलब कि इतना बराबर होगा कितना के? 13 के। एम छोड़ दिए, बहुत बड़ा में आप घटा देंगे। हो गया? घटेगा कि जुटेगा? तो 65m बराबर 13, जाके उन्हें जुट जाएगा। तो m बराबर कितना जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65 क्या बार में कटा? m बराबर 2 लिखिए ना, कुछ कुछ बोलते रहते हो तुम लोग। चलो आ गया? कौन सा आंसर है? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16।
2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। किसका अनुपात पूछ रहा है? तो लसा को ऊपरी लिखेंगे और मसा को कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। तो निकालो, बताओ 2, 10 और 20 के लसा कितना आवेगा? 20 आवेगा। तो ऊपरे कितना लिखाएगा? 20। और दोनों के मासा कितना आवेगा? 2। अरे 2, 10 और 20 के मासा 2 ही ना आएगा, निकालोगे तब। तो काट दिए, 2 दहिए तो 10 अनुपात 1। लसा मसा निकाले लगी सिखावे का। हाँ, तब उतना कौची अचंभा कर रहे हो कि लसा कैसे आया 10, मासा कैसे आया 2। समझ में आ रहा है ना? चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना? बताओ मनीष। सबसे छोटी भाज्य संख्या। फिर कौन बोल रहा है? 2। और सबसे छोटी अभाज्य कितना? देखो अब जी हम पूछेंगे से ना तुम बोलोगे। पढ़ता है तुमको सुना है, धूपवा में बैठा देंगे। अब बताओ एक मसा कितना आवेगा? बोले इसी का ना मसा पूछ रहा है, तो इसका मसा कितना हो गया? 2। कोई दिक्कत? इसके बाद 2 लगातार संख्या का मसा कितना आवेगा? कोई भी लगातार ले लो। जैसे वो हम कह दिए 15 के लगातार 16, मसा कितना आवेगा? 1। कैसा संख्या? सभाज्य संख्या। अरे एक ही ना आवेगा, कोई भी 2 लगातार ले लो। 5005, अच्छा 18, 2 लगातार सही तो हो गया। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है? तो लगा करके देखना कितना कितना से लगता है। पांच से 1 0 0 1। अब कैसे? 7 7 का है 7, 3 पर 0, 7 चौक 28, 7 21। फिर कितना से? 11 से। 11 का 11, 11 तिया 33। कै गो आया? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका आंसर कै गो हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4। बी पूछा था ना। तो लगा के देखना है, अंथाई नहीं मार देना है। कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है? कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य? वास्तव में इस सवाल एकरा में नहीं पूछना चाहिए था, ये सवाल पूछना चाहिए था समानांतर श्रेणी में, एपी में। एपी वाला सवाल इसमें पूछ दिया है, तो ये बता देते हैं, है कि नहीं। 2 अंक की संख्या कितना से स्टार्ट होता है? तो 10 से 99 तक। ठीक है, और कितना से विभाजित पूछ रहा है? 3 से। तो पहला संख्या कौन सा होगा? 12। 12 के बाद 15 डॉट डॉट लास्ट वाला कितना होगा? तो 99 के पहले 98, 99 तो कटिए जाएगा, हो जाएगा। तो कितना संख्या आएगा? तो एन हम लोग को निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है? टी बराबर टीएन बराबर 99 है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99। ए कितना? 12, एन पता नहीं, और डी कितना? 3 बराबर 99। सोल्व करेंगे, 12 जाके घट जाएगा, तो घटेगा तो कितना आ जाएगा? 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 1 गया 8, 3 से भागा देते हैं, तो 3 से भागा देंगे तो क्या बार में कट जाएगा? 3 दूना की 6, 3 27, 29। अब 1 जाके जुड़ जाएगा तो आ गया 30। अरे कैसे सोल्व कर लेना है, सोल्व करने के बाद जो एन आएगा वही आंसर। एन बराबर कितना आया? 30। चलो सोल्व करने आवेगा ना, कि ये भी हम ही सोल्व करके बताएं? अब तो सोल्व कर दिया हूं, कौन चीज सोल्व करें। अगला, 2 संख्याओं का गुणनफल कितना है? 8670, और उसका मासा 17 है। तो कौन चीज पूछ रहा है?
तो लासा पूछ रहा है तो कौन केरा से भागा दे देंगे? लासा पूछ रहा है तो मासा से भागा दे देंगे। भागा दो 17 से, जो आएगा वो आंसर। 17 पचे 85 और 17 इकाई 17, यानी 510 510 आंसर। फिर से दे दिया लासा और मासा का अनुपात, तो लासा मासा का अनुपात पहले ही बताएं, नहीं बताएंगे। 96 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड पहले ही बता दिए, वो भी नहीं बताएंगे। अगला सुनो, 6/15 का दशमलव प्रसार। इस शांत होगा है 15, लेकिन 3 से ऊपर और नीचे कट जाएगा। 6/15, 3 5 15 और 3 दूना की 2/5, तो नीचे में सिर्फ 5 है, शांत हो गया। अगला 4 - √3 कैसा? अपरिमेय। कौन अपरिमेय है? बन जाएगा निम्नलिखित में कौन अभाज्य है? कौन सा? डी 11। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो अनंत, अनगिनत। 11/15 का दशमलव प्रसार। 15 में अब कि 11/15 दिया, तो 15 में 3 × 5 एक्स्ट्रा आ गया, अशांत। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? कौन है अपरिमेय? 2.5 है। ठीक है, तो हो गया। अगला √2 कैसा है? 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मासा। अभाज्य संख्या के से कटता है, तो मासा कितना आएगा? 1। ठीक है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय देख लो, केरा में रूट हट जाता है, बी वाला में √2 कट जाएगा। 34 दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF माने मासा कितना? 1। अरे दो क्रमिक, अच्छा सम संख्या का है तो सम संख्या का आएगा तो 2। अच्छा विषम संख्या का देगा तब? विषम संख्या का देगा तब? 1। जैसे 3,5 कटेगा केरो से? 5,7 कटेगा केरो से? 7,9 कटेगा केरो से? ठीक है। इसके बाद किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a, b का मसा गुने a, b का लसा निम्न में से किसके बराबर होगा? तो मसा गुने लसा किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या a और दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है? b, तो a गुने b, a b इसका आंसर हो गया। ना समझ में आएगा तो बोलना तुरंत कि हमको इस समझ में नहीं आया, और जो वीडियो देख रहे हो वो कमेंट करना। देखो 35 के फिर से बतावे। अरे फॉर्मूला दिया हुआ है, लिखा हुआ है मासा ऑफ a, b और गुने लसा a, b। जो हम फार्मूला लिखे एकरा में ए बी हम नहीं लिखे, सिर्फ कौची लिखे? मासा गुने लासा। तो मासा गुने लासा बराबर क्या होता है फार्मूला? पहली संख्या गुने, और पहली संख्या कितना दिया और दूसरी संख्या कितना दिया? बी, तो ए गुने बी, यही हो गया आंसर। सही ने दो संख्या दिया है a, b। चलो आगे दिए। हाँ 36 देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड एल्गोरिदम कहां पर बताए थे? ये वाला। तो एकरा से सिर्फ मसा निकाला जाता है, लेकिन जब पूछेगा अंक गणित का मूलभूत प्रमेय या गुणनखंडन तो एकरा से दोनों निकाला जाता है। याद रहेगा? तो ये वाला पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? मासा। मासा किसको एकरा में कहते हैं?
तो बी को मसा कहते हैं जब आर बराबर हो जाता है 0 के। ठीक है, इसके आगे पाई कैसा संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है? कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? पहल का अपरिमेय है, दूसर को है, तीसर को है, चौथा वाला नहीं है। ना कैसे कटेगा? 3 से कटेगा। कटेगा 3 से, हो गया। अगला √3 और √5 कैसा संख्या है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या कै गो? निकाल लेना, निकल जाएगा ना। कैसे? सिंपल सा 0 और 50 के बीच में पूछा है तो हर एक के बाद एक आएगा। टोटल 50 संख्याएं, 50 गो में से 25 गो सम और 25 गो विषम। हाँ, ना तो फिर एपी वाला से बनाना, उससे भी आ जाएगा। अगला फिर से दे दिया लसा और मसा का अनुपात। लसा और मसा का पूछ रहे थे, लसा ऊपरे और मसा निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? बोलो। पहल का है, दूसर का भी है, तीसर का भी है, चौथ का नहीं है, तो डी वाला आंसर हो गया। 43 दो संख्या a और 18 का लसा 36 और मसा 2, तो पूछ रहा है a का मान। तो लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने पहली संख्या कितना दिया? a और दूसरी संख्या 18, लसा कितना? 36, मसा कितना? 2, तो मसा गुने लसा तो 2 गुने 36 बराबर पहली संख्या a और दूसरी संख्या 18। काटो, 18 दूना 2 दूना की a बराबर कितना आ गया? 4। फॉर्मूला में रख देना इसमें, समझ रहे हो ना? आखिया से रंग देंगे, है कि नहीं दीपक? सागर, अच्छा पंकज के कौची से रंगना है? हाँ, ये सब कलम चलाए वाला है। आगे सुनो, 44 ना। P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो इसका मसा देखो, पहले A और B दिया था, अब P और Q दे दिया, तो इसका मसा कितना? 1। और लसा पूछेगा था गुना कर P और Q, P गुने Q, जब लसा पूछेगा तो गुना कर देंगे और मसा 1 हो गया, क्योंकि अभाज्य संख्या है ये। चलो आगे सुनो। अरे अब एको नहीं बनाना पड़ेगा, अब देखो ना सब ऐसे खत्म हो जाएगा। मारेंगे दूझे पड़े एकदम, शांति से भी देखो। सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल। तो देखो सबसे छोटी भाज्य कितना? 4 और अभाज्य कितना? 2, 4 दूना की आंसर। अच्छा हाली हाली, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? हाँ भाई, और जो वीडियो देख रहे हो उसको जल्दी जल्दी देखना है, तो स्पीड को दुगना कर लो। निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो किसी से कटता कौन हो गया? 29। 3.27 पर एक रिंग कैसा संख्या है? मारेंगे ना, परिमेय। देखो परिमेय, ई भी परिमेय, अपरिमेय खाली ई वाला है। ठीक है, जरा पर रेकरिंग बैठ जाएगा वो परिमेय। ठीक है, अगला m के लिए सम संख्या का रूप। सम संख्या क्या कहते हैं? शेषफल क्या होना चाहिए? शेषफल होना चाहिए 0 सम संख्या। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि पहले का भी आंसर होना चाहिए था। m + 2 है और c में 2m है। एगो देखो बात समझाते हैं। जब यहाँ पर b बराबर 4 लिए तो शेषफल क्या क्या आएगा? तो शेषफल 0 आवेगा, 1 आवेगा, 2 आवेगा और 3। यही ना आ सकता है क्या? कभी भी शेषफल 4 आवेगा, कभी भी शेषफल 5 आवेगा। और जब q के बगलवा में हम लिख देंगे 1, तो कर शेषफल कुछ ही आवेगा? कुछ नहीं आवेगा, 0 आवेगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये वाला नहीं होगा। कौन वाला इसका आंसर हो गया? सी वाला हो गया, 2m। ठीक है, 2m में शेषफल 2 को, शुरू में 2 है, तो जब r b बराबर रहेगा 2, तो r बराबर 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। 0 वाला हो गया आंसर। 49
कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं मतलब परिमेय। पहले क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? शांत। ये वाला 3/8 खाली 2 है 8 का गुणनखंडन में। कौन परिमेय है? हो जाएगा। कौन अलग है? अलग माने भिन्न है, माने पहल का परिमेय, दूसरा का भी परिमेय, तीसरा का अपरिमेय और चौथा परिमेय। तो एक ही गुना अलग हुआ। सी वाला 53 PYQ रूप पूछ रहा है। 0.32 पर एक रिंग। अब देखो 3 2 है, तो जब 3 2 पर एक रिंग है तो नीचे में 1/9 लिखेंगे और एगो खाली है तो एगो 0 लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे 32, 32 माइनस 2 तो 30/90। अच्छा 3 ना घटावेंगे तो 29/90। ये हो गया आंसर। देख रहे हो कितना आसान है? पूछेगा जरूर। चौवन 54 आगे देखो, जल्दी जल्दी खत्म करना है। इतना के बीच एक अपरिमेय संख्या, तो देखो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है 2 के बीच में और 2.5 के बीच में। मिटा दें सब, 2 के बीच में और 2.5 के बीच में। तो 2 का स्क्वायर कितना? 4 और 2.5 का स्क्वायर कितना? 6.25। तो 4 और 6.25 के बीच में कौन है? देखो √5। तो ये आंसर होगा। नहीं समझे? बीच वाला पूछ रहा है तो बीच वाला निकाल दिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है माने सत्य है? 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं। गलत बात। √2 में √2 से गुना करेंगे तो √4 परिमेय हो गया। ठीक है। बी वाला एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय, ये सही है। बी वाला हो गया। यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या है? तो ये प्राकृत परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी। कहा कि n प्राकृत है ना, तो प्राकृत एक से कुछ ले लो, कभी 4 आ जाएगा तो रूट निकल जाएगा और 5 आएगा तो रूट नहीं निकलेगा। कभी रूट निकलेगा कभी रूट नहीं निकलेगा, दोनों हो सकता है। x के पावर n + 1 का एक गुणक x + 1 है तो n निश्चित रूप से क्या होगा? विषम होगा, सम होगा, ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा। तो x + 1 कौची आया? विषम। तो ये क्या होगा? विषम। ये बात मत करो। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है कैसा संख्या को? तो वास्तविक। हम लोग को वास्तविक संख्या पढ़ना है और वास्तविक संख्या को ही निरूपित करना संभव है, अवास्तविक संख्या को नहीं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? बन जाएगा। देखो सी वाला सही है, 7 के पावर 3 है ना, ये 343 से कट जाएगा पूरे पूरे। हाँ, ये कई बार पूछा भी है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 से भाज्य है वह क्या होगा? कितना कितना से भाज्य होना चाहिए? 16 से भी होना चाहिए, 20 से भी होना चाहिए और 24 से। तो तीनों का निकालो कौची? एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आता है? उसके बाद कुछ से गुना करेंगे। देखो 16, 20 तुम लोग बैठा लो और हम खड़ा हैं, शर्म नहीं लग रहा है बोले में? देखो एलसीएम आया 240, बात को समझो। लेकिन क्या ये पूर्ण वर्ग है? क्या ये पूर्ण वर्ग है? तो ये आंसर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आया तो ही मार देना। 40 आया ना, समझो बात को। ये वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 पर एगो निकल जाएगा, ये 2 पर एगो निकल जाएगा, लेकिन ये निकलेगा नहीं। तो पूर्ण वर्ग होने के लिए एगो 5 होना चाहिए और एगो 3 एक और होना चाहिए। तो एरा में 5 तिहाई 15 से क्या करो? गुना करो। गुना करो, कितना आता है?
तो 15 चौके 60, एगो जीरो, एगो और जीरो, 15 दूना 30, 30 और 6 36। अरे पूर्ण वर्ग कब होगा? जब ई दुगो है, ई दुगो है, ये भी दुगो होना चाहिए और ये भी दुगो होना चाहिए, तब ना पूर्ण वर्ग होगा। जबकि है खनी दोनों नहीं, तो 5 और 3 15 से क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? नींद आ रहा है सबके? कुछ नहीं, देखो। हाँ, तो कितना हो गया इसका आंसर? डी वाला 3600। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक इनके महत्तम समवर्तक का क्या गुना है? 14 गुना है। लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ इतना है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितना है? ये भी बनाना पड़ेगा ना। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना बड़ा बनाना नहीं है। कहता है एलसीएम और इसके एचसीएफ, जो एलसीएम है ना, जो लसा है, लसा, वो मासा के कितना गुना है? 14 गुना, यानी कि 14 गुने मासा। पहला लाइन में बोला है कि मासा का 14 गुना है। और कहता है कि लघुत्तम तथा महत्तम का जोड़, माने कि लासा प्लस मासा बराबर कितना है दोनों के जोड़े से? 600। अब इसको सोल्व कर लो, तो लासा के जगह पर 14 मासा लिख सकते हैं। बोलो, अरे लिखाएगा। अब मासा के मासा बराबर कितना? अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 15 मासा बराबर कितना? 15 चौके, तो मासा बराबर कितना आया? 40। कोची पूछ रहा था? मासा पूछ रहा था? नहीं, एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या, तो जब मासा इतना आया तो लासा कितना आवेगा? बताओ। तो लासा बराबर 14 गुने मासा है, तो कितना? 14 चौके 56, 560 कोची आ गया लासा। और पूछ रहा है इसमें कोची, एक संख्या दे दिया तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो एकरा में जब पुट करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? मासा गुने लासा, 40 गुने 560 बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या दे दिया 280, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। काटेंगे तो 28 दूना 56, 40 दूना 80, आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? बन जाएगा ना? लिख दिया है बड़े को, पर है नहीं बड़े को। आगे देखो, पी बाई क्यू रूप में बदलना है। तो देखो नीचे में पॉइंट के बाद दूगो पर एक रिंग है, तो दूगो 9 के क्रम में है, ए में, ए वाला आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? चलो आगे सुनो। है अब बढ़िया से कोई चीज समझावे, वीडियो पीछे करके देखो। आगे ये वाला फिर से पूछ दिया है 65। महत्तम पूछ रहा है, कॉमन लो। अरे 65 वाला में कॉमन लो, 6 कॉमन हो जाएगा दोनों में। x के पावर 4 और x के पावर यहाँ 1, तो x के पावर कितना कॉमन? 1 होगा, तो एगो x और y भी कहेगो एगो, यानी कि 6xy कॉमन लो। जे कॉमन आया से आंसर। अरे 64 पहले भी आया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 58 देखो और 64 देखो, है सेम सेम। छोड़ेंगे ना? इतना देरी में तो हम बता देते यार, जितना तुम लोग बोलते हो। क्वेश्चन नंबर 66 इतना बराबर है, कितना के बराबर होगा? √10 गुने √15। देखो ये 10 का मतलब 2 गुने 5 और 15 का मतलब 3 गुने 5। एगो 5 निकल गया और बच गया कौन? 3 दूना की आंसर। देखो दे दिया 3 + √3 और 3 - √3 कैसा संख्या है? 3 + √3 और 3 - √3। a + b × a - b, तो a² - b²। तो 3 × 9 - 3 कितना हो गया? 6। कैसा संख्या है? परिमेय।
1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, न लिखे आएगा, लिखो 1.34, पॉइंट के बाद क्या अंक, तो 2 जीरो, पॉइंट खत्म हो गया। अब इसको काट छाट लो, 2 से काटेंगे तो 50, 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 से 14 और कटेगा, यही आंसर हो गया। आ रहा है समझ में? क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? तो नहीं, वास्तविक संख्या में अपरिमेय वाला भी। आगे 0.23 पर एक रिंग, 2-3 मतलब 2 पर एक रिंग है तो 2 नीचे में 9 आएगा। 71 देखो, 2 संख्या का गुणनफल बराबर मासा गुने लसा। हाँ 72, कैसे संख्या 73, कैसे संख्या, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? अरे परिमेय संख्या पूछ रहा है 73 के √16 आंसर। हाँ 74 के 3/9, 3 तिहाई 9, 1/3 आंसर। देखो तो बहुत देर लगा, वो लड़का भाग गया। ऑब्जेक्टिव तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसमें मात्र कितने सब्जेक्टिव प्रश्न है? 4। बस यही 4 पूछेगा और इसके अलावा कोई भी प्रश्न इससे पूछेगा नहीं। ए सूरज, चलो बढ़िया से बैठो। चलो देखो, तो यूक्लिड एल्गोरिथम से निकालना है मासा। यूक्लिड एल्गोरिथम किसको कहते हैं? तो a बराबर BQ प्लस R को कहते हैं, इसी को ना कहते हैं। तो जो दोनों में बड़ा होता है उसको कहते हैं a। तो बड़ा कौन है? ये वाला। तो इसको पहले लिखेंगे 72 4 5 0, इसको बाद में लिखेंगे 4 3 6 5। कितना बार में लगेगा ये यहाँ लिखते हैं और प्लस शेषफल यहाँ बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पर समस्या हो जाता है कि कितना बार में लगेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले भागा दे लेंगे। छोटा कौन है? 43 65, 72 45 0। कितना बार में लगेगा? 72 45 एक बार में लगाते हैं, एक ही बार में नहीं लगेगा, दूसरे तो ज्यादा हो जाएगा। 4 दूनी 8 ज्यादा हो जा रहा है। 5 में से 5 या 0, 14 में से 6 गया 8, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ पर कितना बचा? 6 में से 4 गया 2। अब कितना? अब ऊपर से उतरा कितना? 0। कितना बार में लगेगा? 4 दूना की 4 छक 24, 4 7 28, 6 बार में लग जाएगा लगता है। काहे कि ज्यादा हो जाएगा ना वो। 6 पचे 30, 6 छक 36, 36 3 छतरी 18, 18 3 6 चौके 24, 24 और 2 0, 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 7, 7 में से 1 गया 6, यहाँ बचा कितना? 8, 8 में से 6 गया 2, कट गया। अब तो लगेगा नहीं। अब कहाँ लगेगा? 0 उतार देवे किया, और कुछ उतारोगे उस पर। तो एक बार भागा दे दिए तो एक बार लिख लो, समझ गए? तो इसे भागा दिए तो कै बार में लगा? 16 बार में। तो 16 को लिखेंगे यहाँ और प्लस शेषफल कितना आया? तो शेषफल आया 26 10। लिख लिए? यही ना होता है फॉर्मूला, a बराबर BQ प्लस R। तो a की जगह पर कौन? ये वाला। b की जगह पर कौन? इसको। q की जगह पर 16 और r की जगह पर ये। एक स्टेप हो गया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आवेगा तब तक इस तरह से हम लोग को करते रहना है। अगला बार ये जो है आ जाएगा यहाँ, इसके जगह पर आ जाएगा 4 3 6 5, और ये आ जाएगा यहाँ 2 6 1 0 गुने। अब कै बार में लगेगा? तो अब की 200 कितना? 1600 पड़ा 2610। 2610 से भागा देंगे केकरा में? 43 65 में। ये 43 65 यहाँ आ जाएगा।
क्या बार में लगेगा? एक ही बार में, क्या कि 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है। 26 1 0 5 6 में से गया 5, 13 में से 3 गया 6 7 और यहाँ 3 में से 2 गया 1, बस इतना ही ना। तो 1 बार में लगा और शेषफल कितना बचा? 1755। अब ये आ जाएगा आगे 26 10 17 55, कै बार में लगेगा? ये भी एक ही बार में लगेगा। अब 1755 से भागा देंगे, इसमें दे देते हैं यहाँ पर 1755, 2610 कितना बार में लगेगा? 1755, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा कितना? 5, 15 में से 7 गया 8, तो कितना आया शेषफल? ए ध्यान से देखो, यहाँ बदमाशी मत करो, गधा कहेंगे। अब ये आ जाएगा आगे 885, कितना बार में लगेगा? फिर से भागा दो 2 बार में। 5 दूना की 10, 5 दूना की 10 11, 8 दूना 16 1 17, 5 4 कट गए, तो 2 बार में लगा। शेषफल कितना आया? 45। लिखते जाया करो इस तरह से, जब तक लिखते नहीं जाओगे तो मिस्टेक होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। अब ये आ जाएगा आगे 855, 45 आगे कै बार में लगेगा? 45 से पहले 45 में भागा दो ना, 45 से कहाँ है? 45, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 4 गया 4, ऊपर से उतरा 5, 9 9 चौके 36, 9 मरतबे 9 5 45 के 5 9 चौके 36, 36 4 40, 45 कितना बार में लगा? 19 बार में। शेषफल कितना आ गया? 0। तो ये जो बी है इसी को कहेंगे, और इस तरह से लिखेंगे मासा ऑफ कितना का? 443 65 कौमा 72 45 0 बराबर कितना आया? तो 45। तो ये हुआ कंप्लीट। तो इस तरह से भागा देना है, पूरा भागा देना है। देखो इस तरह से कोई भागा देवे नहीं करता है, एक ही बार सोचे लगोगे कि 16 से लगेगा कि 17 से लगेगा कि 18 से लगेगा, तो उस सोच ही में समय खत्म हो जाएगा। इसलिए उस तरह से सोचना नहीं है, भागा देना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर भी देखो आए तो एक ही बार 19 से हम सोचे नहीं ना, 1 से लग रहा था तो 1 से लगा दिए, फिर उतारे फिर लगाए, 9 बार में लगा तो 9 से लगाए। समझ रहे हो बात को? तो इस तरह से भागा दे करके और स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है। और ये पूछेगा जरूर, लगभग हर एक साल जब क्वेश्चन बैंक उठाओगे तो हर एक साल एगो पूछता है, हर एक साल 2 नंबर में। आप जानते हैं ये 4 नंबर है ना, यहाँ पूछ रहे थे 5 नंबर में। ठीक है यहाँ पूछ दिया था, लेकिन बोर्ड में ना पूछेगा 5 नंबर में। देखो अब दूसरा देखो, दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक कितना रूप का होता है। तो हम लोग मान लिए कि माना कि ए क्या है, माना कि ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो किस रूप में है इसीलिए भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम लिखें या यूक्लिड एल्गोरिथम लिखें, एक ही बात है। यूक्लिड एल्गोरिथम से क्या जानते हैं हम लोग? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही जानते हैं ना। जहां आर जो होता है बड़ा या बराबर होता है 0 से और हमेशा छोटा होता है बी से। हाँ, का कि आगे इसी के कारण एक और निकालेंगे ना, देखो ना। जहाँ b बराबर 4, अब लिखेंगे b बराबर 4 माना, इसीलिए
r बराबर 0 1 2 3। अब जब ई तुम लिखवे नहीं करोगे तो ये आएगा कैसे? समझ में आना चाहिए ना। लिखोगे तुमको भी याद रहेगा कि r हमेशा b से छोटा लेना है। ठीक है, इसीलिए अब लिखेंगे कि चूंकि a कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, इसीलिए r बराबर क्या क्या होगा? 1 होगा 1 3 होगा और 3 होगा। इसीलिए समीकरण 1 से इसको कर दो समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 से a बराबर क्या आ गया? बी क्यू प्लस आर। तो बी की जगह पर 4 और क्यू प्लस आर की जगह पर एक बार लिखेंगे 1। अगला में a बराबर 4 क्यू प्लस अथवा करके अथवा 4 क्यू प्लस अब की कितना लिखेंगे? 3। यही हो गया प्रूफ। नहीं समझ में आया? कुछ नहीं करना था, ये जो लिखा हुआ है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो a के a रहने देना है। b की जगह पर कितना मान लिए? 4 मान लिए, तो 4 लिख देंगे। q को q लिख देंगे। अब समझना है कि r की जगह पर क्या लिखें। तो r, हाँ, सिद्ध करने के लिए जो दिया हुआ रहेगा यहाँ पर वही हम लोग मानेंगे। ठीक है, उसी के अनुसार। अब इसके बाद r की जगह पर कितना लिखाएगा? तो 0 लिखेंगे? नहीं, काहे कि विषम संख्या है, इसलिए r बराबर छाट लिए। विषम पूर्णांक है तो जब होगा तो इसका r 1 होगा चाहे 3 होगा, पहले हम समझाए थे। हाँ, यही अगर जो सम पूर्णांक का था तो सम वाला लिखते 0 और 2। तो एक बार यहाँ पर 1 जोड़ेंगे और अथवा कुछ जोड़ेंगे a बराबर 4 क्यू प्लस सबकी जोड़ेंगे 3, वही लिख दिए। विषम सम पूर्णांक कहेगा तो सम वाला लिखेंगे 0 और 2, बहुत छोटा है। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है गुणनखंड से मसा और लसन निकाले, वो तो पहले ही बता चुके हैं तो उसको बताएंगे नहीं। हाँ, एक और है जो सिद्ध करने वाला है, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको बताते। इसमें सिद्ध करना है कि 3√2 एक ऐसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं? माना कि 3√2 एक कैसा संख्या है? एक परिमेय संख्या है, जो किस रूप में है? जो p/q रूप में है। और लिखने का मन है तो लिख सकते हो कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, पर ना भी लिखोगे तो काम चलेगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 3√2 बराबर p/q। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं? वर्ग। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 3√2 इधर में स्क्वायर हो गया और p/q इधर में क्या हो गया? स्क्वायर। तो 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, p²/q²। एक और काम करें, ए को q यहां ले आए, 18q बराबर p²/q। इसको कर लेते हैं समीकरण 1। अब ध्यान से देखो, जब ध्यान से देखोगे तो ई बटा में नजर आ रहा है तुमको? नहीं, ये पूरा पूरा संख्या नजर आ रहा है, जबकि ई कैसा संख्या आ रहा है? बटा में नजर आ रहा है। और पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? परिमेय संख्या में ही ना कहते हैं, जो p/q के रूप में है, और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड
उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो जब ये बाटा में है और एने पूरा पूरा है, पूरा पूरा है, तो ये कैसा संख्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या। और ये कैसा संख्या कहलाएगा? भिन्न संख्या। तो कभी ऐसा हो सकता है कि पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या बराबर हो? अरे जैसे भिन्न कहने का मतलब 4/3, क्या कभी भी इकट के एगो हो सकता है? जब दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ये नहीं है तो कभी भी कटेगा? कभी भी पूरा पूरा आवेगा? जब आवेगा तब पॉइंट में आवेगा, जबकि यहाँ पर पूरा पूरा 18 की वाइल है। तो यहां से हम लोग को समझ में आया कि चूंकि Q एक क्या है? पूर्णांक है। Q पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, इसीलिए 18Q भी एक क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। अब लिखेंगे तथा जबकि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए P² एक कैसा संख्या है? भिन्न संख्या है, एक भिन्न संख्या है। तो अब बताओ समीकरण 1 से क्या हो जा रहा है? समीकरण 1 से बात मत करो। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या बराबर भिन्न संख्या, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः ना 2 नंबर में, अतः हमारी मान्यता गलत है, अर्थात 3√2 एक अपरिमेय संख्या। हाँ, तो इस तरह से ये चैप्टर वास्तविक संख्या पूर्ण रूप से क्या हो गया? कंप्लीट। अब जब भी मन करेगा तुम लोग को इसका रिवीजन करने का तो एक बार देख